आर्थर एक निर्दयी राजा है जो दुनिया पर लोहे की हस्ती से राज करता है। उसकी ताजपोशी के दौरान आर्थर ने अपने दुश्मनों को मार डाला, शहरों को न्यूक्ड किया और अनेक अत्याचारों को किया, सब अपनी ताकत के लिए। पर एक दिन जब वो अपने किए हुए कामों पर विचार करता है तो उसे अपने गुनाहों का एहसास होता है और वो एक भयंकर गिल्ट से भर जाता है। अगले ही पल में उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। जब वो धीरे धीरे गहराइयों में गिर रहा होता है, एक आवाज उसे बुलाती है और कहती है कि वो दूसरा मौका देने वाली है, पर इस बार उसे अपने फैसले गलत नहीं करने हैं। थोड़ी देर बाद आर्थर अपनी आंखें खोलता है और दो लोग उसे देखते हैं। मर्द कहता है कि उसका नाम रेनॉल्ड है और वो आर्थर का पिताजी है, जबकि एलाइस जो है वो उसकी माँ है। वो दोनों अपने नए बॉर्न बेबी से उम्मीद नहीं कर रहे होते कि वो समझ पाएगा जो वो कह रहे हैं, पर वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने अपना बेबी पाया है। आर्थर धीरे धीरे समझता है कि ये सच में उसके माँ बाप हैं और वो बस 1 मिनट पहले ही जन्मा है। उसे अभी भी ये विश्वास करना मुश्किल लगता है कि वो फिर से एक बेबी है, पर वो ये इनकार नहीं कर सकता कि उसके पेरेंट्स उसका बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। वो काफी खुश है, पर फिर भी ये बात उसे पसंद नहीं आती कि अब वो एक बेबी बॉडी में फंस गया है। उसका छोटा सा सर है, वो बोल नहीं सकता और हर कुछ घंटे बाद अपने डायपर में गंदा कर देता है बिना कंट्रोल के। तो अब वो अपने सारे कंट्रोल खो चुका है, पर फिर वो कुछ और अजीब देखता है जो उसकी हालात से भी ज्यादा स्ट्रेंज है। वो देखता है कि रेनॉल्ड अपनी फिस्ट में ताकत डाल रहा है और एक बड़े पत्थर को तोड़ रहा है। आर्थर हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। दुनिया का राजा रहने के बावजूद ये काम काफी प्रभावित करने वाला लगता है। रेनॉल्ड अपनी ताकत पर गर्व से फैमिली को दिखाने के लिए मुड़ता है, पर वो अपने आसपास ध्यान नहीं देता और एक पत्थर उसके सर पर गिर जाता है। एलाइस को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसके चोट को ठीक करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है और रेनॉल्ड को अगले बार थोड़ा ध्यान रखने की सलाह देती है जब वो अपनी ताकत दिखाए। रेनॉल्ड ने बस दिखावा करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो सीरियस हो जाता है तो उसकी फिस्ट किसी मजाक की नहीं है, क्योंकि वो आसानी से एक जंगली सुअर को मार सकता है जब वो शिकार पर जाता है। उसका होना उनके हंटिंग टीम के लिए काफी आसान बना देता है। जब हंटिंग ट्रिप खत्म होता है, रेनॉल्ड अपनी फैमिली के पास लौट आता है और उन्हें अपने घर वापस आने की खुशी में हग करने के लिए रेडी होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी तक सुअर के खून से वो लपटा हुआ है, तो सबसे पहले उसे धुलने की जरूरत है। आर्थर ने इन सब से 2 चीजें सीखी हैं। पहला, ये दुनिया इतनी खतरनाक है कि लोग अपनी रक्षा के लिए हथियार रखते हैं, और दूसरा, अगर उसे इस दुनिया में आजादी से जीना है तो उसे लड़ना सीखना होगा अब जब रेनॉल्ड वापस आ गया है। एलाइस कहती है कि अब आर्थर को थोड़ी देर के लिए सुला देना चाहिए, और आमतौर पे वो इस बात से गुस्सा होता है कि उसे एक बेबी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, पर इस बार ये एक ऐसा हिस्सा है जो उसे सच में पसंद आता है। अपनी पुरानी जिंदगी में उसे कभी शांति से सोने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि लोग हमेशा उसकी जान लेने की कोशिश करते थे जब उसे सबसे कम उम्मीद होती थी। हाँ, वो आसानी से किसी भी हमले करने वाले को हरा सकता था, लेकिन ये सब बहुत स्ट्रेस वाला था। महीने गुजर जाते हैं और आर्थर के बेबी हाथ पैर आखिरकार इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो खुद से मूव कर पाता है। अब जब उसे अपनी नई मोबिलिटी मिल गई है, तो पहला काम जो वो करता है वो ये है कि वो एक शीशे के पास जाता है और अपने आप को धीरे से देखने लगता है। उसके पेरेंट्स को ये बहुत क्यूट लगता है कि आर्थर अपनी रिफ्लेक्शन से इतना मस्मराइज्ड है, लेकिन वो बस इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वो सच में एक बेबी है। अब जब आर्थर अपने आप को मूव कर सकता है, तो जब एलाइस उसे एक नैप के लिए ले जाती है, उस दिन वो अपना प्लान शुरू करता है। जैसे ही एलाइस रूम से निकलती है, आर्थर अपनी आंखें खोलता है और अपना ब्लैंकेट क्रिब से नीचे फेंक देता है ताकि वो नीचे उतरकर अपनी क्रिब से भाग सके। फिर वो धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ फ्लोर के दूसरे साइड तक पहुंच जाता है, जबकि एलाइस डिश वॉश करने में बिजी होती है, और एलाइस इतनी ध्यान से डिशेस वॉश कर रही होती है कि आर्थर पूरा रूम क्रॉस कर लेता है बिना उसके नोटिस किए। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचता है, वो घर के लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है और एक किताब निकालता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में और जानना है। एक किताब पढ़ने के बाद वो ये जान पाता है कि ये कॉन्टिनेंट का नाम डिकन है और ये 3 राज्यों में बांटा गया है। किंगडम ड्वार्फ्स का एक राज्य जो बड़े केव सिटीज में रहते हैं, दूसरा एल्नोर किंगडम एल्व्स का राज्य जो गहरी जंगलों के अंदर रहते हैं, तीसरा सैपिंग किंगडम एक ह्यूमन किंगडम जो एक राजा के अंडर है। यहाँ कोई भी शहरों पर न्यूक्ड करके राज्य पर कब्जा नहीं करता, लेकिन फिर भी आर्थर को और पढ़ना था।
इसीलिए उसने दूसरी किताब निकाली। इस किताब ने उसकी कुछ जरूरी जवाब क्लियर किए। आर्थर ने नोटिस किया था कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का लेवल थोड़ा कम है और इसकी वजह ये थी कि यहाँ मैजिक का इस्तेमाल होता है। लोग अपने बॉडीज के अंदर के माना को मैनिपुलेट करके मैजिक इस्तेमाल करते हैं। मैजिक ये तो कोई आम बात नहीं है, लेकिन यह जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। इस दुनिया में लोग मैजिक को दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, ऑगमेंटेशन और कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में लोग अपने शरीर में माना को सर्कुलेट करते हैं जो उन्हें जबरदस्त ताकत, रक्षा और एजिलिटी देता है, जबकि कॉन्जरर्स अपने माना को बाहर निकालकर उसे किसी भी प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिक तौर पर इस दुनिया के मैजिक सिस्टम के बारे में है, लेकिन आर्थर को हीलिंग मैजिक जो एलाइस ने यूज की थी उसके बारे में कुछ नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि शायद एलाइस किसी खास तरीके का एक्सेप्शन है। आर्थर जो कुछ देख पाता है उससे लगता है कि ज्यादातर लोग प्यूबर्टी के दौरान अपने माना को मैनिफेस्ट करते हैं और फिर उस माना को किसी चीज जो मैनिए कहलाता है के थ्रू चैनल करके अपने माना को कंट्रोल करना सीखते हैं और एक मेज बन जाते हैं। आर्थर के लिए ये समझना आसान है क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में उसने अपनी ताकत जो कि उसके अंदर छुपी हुई थी उसके थ्रू पावर पाई थी। ये माना से काफी मिलता जुलता था, इसीलिए वो अपना पूरा एनर्जी फोकस करके देखना चाहता था कि क्या वो कोई रिएक्शन जनरेट कर सकता है, और वैसे ही उसका माना को डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये ऑथर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है उसके डेवलपमेंट में, लेकिन अभी उसे और ट्रेनिंग करनी थी। एलाइस उसे ढूंढकर उसे वापस ले जाती है। वो काफी चिंता में थी जब उसने देखा कि आर्थर अपने क्रिब में नहीं था। वो खुशी से देखती है कि आर्थर को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जब वो उसे उठा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि आर्थर में कुछ अलग है। आर्थर थोड़ा घबरा जाता है कि शायद वो उसके अंदर का माना फील कर गई है, लेकिन एक्चुअली में एलाइस ने बस ये देखा कि आर्थर ने फिर से अपना डायपर गंदा कर दिया है। 2 साल गुजर जाते हैं और एक दिन एलाइस अपनी जर्नल में लिख रही होती है वो कितनी शुक्रगुजार है कि आर्थर इतना सेहमतमंद और स्ट्रॉन्ग बनते हुए बड़ा हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी चिंता भी है क्योंकि उसने कभी भी आर्थर को हंसते हुए नहीं देखा है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। तभी उसकी नजर रेनॉल्ड और आर्थर पर पड़ती है जो बाहर दिख रहे हैं। लगता है कि रेनॉल्ड आर्थर को स्वॉर्ड्स के लेसन्स दे रहा है। आर्थर काफी इंटरेस्टेड लग रहा है, लेकिन एलाइस बहुत गुस्सा हो जाती है कि रेनॉल्ड एक 2 साल के बच्चे को इतनी खतरनाक चीज जैसे एक स्टिक को लेकर खेलने दे रही है। अब तक आर्थर ये समझ चुका है कि एलाइस से गुस्सा होना गलत है, तो उसे अपना ध्यान रखना पड़ता है और उसे खफा नहीं करना पड़ता ताकि वो और कोई खतरनाक चीज ना कराए। तो एलाइस डिसाइड करती है कि वो आर्थर को एक दिन टाउन दिखाने के लिए ले जाएगी। आर्थर इस चीज से काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये एक अच्छा मौका देगा इस दुनिया के बारे में वैल्यूएबल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का। वो लोगों के लिए बेचे जा रहे वेपन्स देखकर ये समझ सकता है कि इस देश की टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे एक मेज ऑफ फायर मैजिक यूज करते हुए देखने का चांस मिलता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ओवरऑल आज का ट्रिप उसके लिए काफी वैल्यूएबल साबित होता है। दिन के एंड तक आर्थर का बेबी बॉडी सभी एक्टिविटीज से थक चुका होता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसे काबू कर लेती है। एलाइस चाहती है कि घर लौटने पर वो उसे तुरंत नैप के लिए सुला दे, और जितना भी ये नई जिंदगी थोड़ी लिमिटेड रही हो, आर्थर को अपने लविंग पेरेंट्स के साथ जिंदगी काफी पसंद आने लगती है। अपनी पुरानी लाइफ में आर्थर को स्पॉन पॉइंट पर बिना किसी स्टार्टर किट के छोड़ दिया गया था, इसीलिए उसे अपना पूरा बचपन ऑर्फनेज में गुजारना पड़ा और कभी भी पेरेंटल लव का अनुभव नहीं हुआ। अब ये एक अच्छा बदलाव है उसके लिए। जब आर्थर एलाइस के कंधे पर सो जाता है, वो उसे अपने क्रिब तक ले जाने लगती है। रास्ते में वो आर्थर से कह रही होती है कि वो कितनी प्राउड है उस पर कि कैसे उसने इतना कुछ सीखा है। एलाइस ने देखा कि आर्थर कितनी बार अपने बिस्तर से निकलकर बुक्स पढ़ने के लिए भाग जाता है और कैसे वो बाहर की दुनिया देखकर एक्साइटेड हो गया था। एलाइस को लगता है कि आर्थर में एक एडवेंचरस स्पिरिट है जो शायद रेनॉल्ड से आई हो। वो समझती है कि एक दिन आर्थर को अपनी दुनिया देखने के लिए घर छोड़ना होगा। पर्सनल लेवल पे एलाइस चाहती है कि आर्थर यहाँ शांति से जिंदगी जिए, लेकिन अगर वो खुश है तो वो हमेशा उसका साथ देगी चाहे जो हो। अगले दिन आर्थर विंडो के पास खड़ा होता है और देख रहा होता है कि रेनॉल्ड अपने फ्रंट यार्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। आर्थर को मैजिक को ज्यादा पास से देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो इंतजार करता है कि रेनॉल्ड अपनी मानक सर्कुलेट करके क्या कर रहा है। धीरे धीरे पत्थर उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और रेनॉल्ड ये सब ऐसे दिखाता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बात हो, लेकिन रियलिटी में ये काफी पिटफुल है। ये रेनॉल्ड के कंज्यूरिंग की लिमिट है। रेनॉल्ड का स्पेशलिटी ऑगमेंटेशन है, इसीलिए उसकी मैजिक अपने बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एफिशिएंट
एक्साइटमेंट होती है। अपने पिताजी के पावर को देखकर आर्थर मोटिवेट होता है कि वो भी ट्रेनिंग शुरू करे, लेकिन जैसे ही वो टेबल से नीचे उतरता है, एलाइस उसे कह देती है कि अभी नैप का टाइम हो गया है। आर्थर अभी तक बोल नहीं सकता तो वो थोड़ा वाइनिंग करता है जब वो बुक शेल्फ के पास से गुजर रहे होते हैं। एलाइस उससे कहती है कि अभी नैप लेना जरूरी है और बुक्स के लिए वक्त नहीं है। नॉर्मली आर्थर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब उसने एक लेजेंडरी टेक्निक सीखी है, पाउटिंग। आर्थर ने अपनी बेबी क्यूटनेस को वेपन बना लिया है, तो चाहे एलाइस अभी भी उसे सुलाना चाहती हो, वो उसकी क्यूटनेस के सामने फाइनली हार जाती है और उसे अपनी बुक पढ़ने देती है। जब आर्थर अकेला होता है, वो अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और पिछले 2 सालों में वो काफी अच्छा हो गया है। अपने शरीर में माना के कई फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करके उसने अपने अंदर माना जनरेट करना सीख लिया है। ये काफी कम था, लेकिन उसके लिए वर्थ इट था। अब बस थोड़ा और एफर्ट चाहिए था और वो अपना पहला स्पेल कास्ट करने के लिए रेडी हो सकता था। लेकिन आर्थर अपनी माना की ताकत को गलत समझ लेता है और गलती से घर उड़ा देता है। एलाइस और रेनॉल्ड बाहर थे जब एक्सप्लोजन हुआ था और वो इतना बड़ा था कि रेनॉल्ड की पीठ बहुत ज्यादा जल गई थी, लेकिन वो दोनों ठीक थे, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि आर्थर अभी भी घर में था जब वो एक्सप्लोजन हुआ था। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा इस तरह के एक्सप्लोजन में जिंदा नहीं रह सकता, तो दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं देखने के लिए कि क्या वो जिंदा है। जब रेनॉल्ड लाइब्रेरी तक पहुंचता है, वो शॉक हो जाता है देखकर कि ना सिर्फ आर्थर बिल्कुल जिंदा है, बल्कि वो खुद एक्सप्लोजन का सोर्स था। आर्थर सिर्फ 3 साल का है, तो ऐसे में उसे मैजिक का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, कम से कम 12 साल तक। फिर भी आर्थर अब माना का एक मास्टर बन चुका है। वो गर्व से अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, लेकिन उस एक्साइटमेंट में वो भूल जाता है कि घर गिर रहा है। जैसे ही दोनों रूफ बीम्स उसकी तरफ गिरते हैं, वो बिल्कुल कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके स्टबी बेबी लेग्स उसे हेल्प नहीं करते और लगता है कि अब वो गया। खुशकिस्मती से एलाइस और रेनॉल्ड दोनों तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। एलाइस अपने शरीर से उसे शील्ड कर लेती है और रेनॉल्ड अपने मैजिक का यूज करके सारा डेब्रिस रोक देता है और दोनों को बचाता है। आर्थर थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने अपनी जान की अहमियत को रिस्क करके उसे बचाया है। लेकिन एलाइस को इतनी खुशी होती है कि वो रो रही होती है, क्योंकि वो जान गई है कि आर्थर बिल्कुल ठीक है। आर्थर जो अभी तक किसी से इतना प्यार और केयर का एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, जब उसे अपनी माँ को रोते हुए देखता है तो वो भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है।